बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर काशिफ मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 360। नाज़रीन, 28 दिसंबर 2025 को शुरू होने वाला ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट ईरान में बहुत जल्द हाईजैक कर लिया गया फॉरेन एजेंसीज़ के एजेंट्स ने, और उसके बाद हमने देखा कि पूरे ईरान में पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को जलाया गया, मस्जिदों पे अटैक किया गया, एम्बुलेंसेस जलाई गई। ये पूरे का पूरा सिलसिला जो है वो ईरानियन गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली संभाल लिया। इसी पे बात करने के लिए आज हमने 3 मेहमानों को इनवाइट किया है। मेरे साथ हैं मोहम्मद जॉन हुसैन, जो कि जर्नलिस्ट हैं, तेहरान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेडियर मसूद साहब हैं, जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, और उनके साथ हैं इमरान अली, जो हमारे एक्स एम्बेसडर हैं। हम जॉन से शुरू करते हैं। जी जॉन, थोड़ा सा टाइमलाइन का बताइएगा मुझे कि ये जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ, और ये शुरू हुआ था महंगाई और करेंसी की डेप्रिसिएशन की वजह से, जो कि ईरान में 40 साल की सैंक्शंस बर्दाश्त की जा रही हैं, इसको कब हाईजैक किया गया? थैंक यू सो मच डॉक्टर काशिफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एकदम करेक्टली पॉइंट आउट किया और बिल्कुल सही आपका एनालिसिस है, मुझे बहुत खुशी हुई है सुन के। देखें, सबसे पहले 28 दिसंबर को जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुए तो बाजारियों ने ड्यू टू इन्फ्लेशनरी पुश और ड्यू टू द अप्रिसिएशन ऑफ डॉलर उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी। बोला हम नहीं मैच कर सकते जो हमारा इंपोर्ट रेट है और जो अभी करंट मार्केट में हमें सेलिंग करनी है, तो हम मैच नहीं कर पाएंगे कॉस्ट्स, और उन्होंने दुकानें बंद कर दी। गवर्नमेंट ने उनको तस्लीम किया, बोला बिल्कुल ठीक है, आपका प्रोटेस्ट बिल्कुल सही है, आप हम इसको सही करने करेंगे। उसके लिए उन्होंने सेंट्रल बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं उनको चेंज किया। उसके साथ साथ कुछ पॉलिसीज लेके आए जिसमें उन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ ओपन मार्केट डॉलर विद द डॉलर दैट इज गिवन ऑन सब्सिडी ऑन इंपोर्ट, जो नीड बेस्ड आइटम्स होते हैं, क्योंकि उनको उसके डॉलर को हाईली सब्सिडाइज किया जाता है ताकि कॉस्ट यहाँ पे कम रहे। उसके बाद कुछ दिनों तक ये प्रोटेस्ट चलते रहे ऑर्गेनिकली, लेकिन फिर थर्सडे को रजा शाह पहलवी वेडनेसडे को रजा शाह पहलवी ने कॉल दी कि अब आप क्या करें, अब आप जो है वो जो भी है अब आप सीज करना शुरू करें, अब आप टारगेट करना शुरू करें लोगों को। तो उसके साथ साथ हमें नजर आया कि इन्हीं प्रोटेस्ट में जो ऑर्गेनिकली चल रहे थे, एक 20-25 लोगों का क्राउड आता था बीच में मास्क पहन के, वो केमिकल्स लेके अपने साथ आते थे और जगह जगह पे वो आग लगाना शुरू कर देते प्रोटेस्ट से निकल के। अच्छा, साथ ही साथ रियलाइजेशन होना शुरू हो गई लोगों को भी कि ये जो प्रोटेस्ट में एकदम से अनासर ऐसे आ गए हैं जो वायलेंट हैं, तो लोगों ने अपने आप को किनारा कशी करना शुरू कर दी प्रोटेस्ट में से। थर्सडे फ्राइडे को राइट्स में तब्दील हुए। थर्सडे और फ्राइडे को इंटेंस वायलेंस हम लोगों ने देखी, जिसमें आपने बिल्कुल कहा, मस्जिदें जलाई गई, कुरान को जलाया गया, पुलिस वालों को करके मारा गया, मासूम लोग मरे, हॉस्पिटल्स को आग लगाई गई। एंड देन वी सॉ के अवाम ने तंग आके बोला कि भाई ये तो अब फॉरेन इंटरफेरेंस हो रही है हमारे साथ। हैरिट्स का आर्टिकल है, जेरूसलम पोस्ट का आर्टिकल है, ट्वीट्स है मुख्तलिफ जिसमें इशारा दिया गया और डायरेक्टली भी बोला गया। तो उसके बाद लोगों ने एक मैसिव रैली निकाली तेहरान के अंदर, मैसिव रैली कुम के अंदर, इस्फहान के अंदर, मशहद के अंदर, सारे शहरों में मैसिव एंटी राइट रैलीज निकली। ये जो एंटी राइट रैलीज निकली, इसके नतीजे में बिल्कुल जो जाहिर है गवर्नमेंट ने साथ साथ ये भी बोल दिया था कि आपको प्रोटेस्ट करने का हक है। आयतुल्लाह खामनेई का बयान आ गया था कि कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो कोई मसला नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई राइटर्स के साथ पाया गया कि कोई राइट करता हुआ पाया गया तो उसके साथ सख्ती से रद्द अमल पेश किया जाएगा। इसके बाद मंडे को, सैटरडे की रात को, संडे से लेकर मंडे ट्यूसडे वेंसडे जैसे हम लोग अभी आ रहे हैं, तो प्रोटेस्ट की अंदर डी एस्केलेशन हुई, बिल्कुल खत्म हो गए प्रोटेस्ट। मंडे को बिल्कुल खत्म हो गए, ट्यूसडे को भी खत्म थे, और वो कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट भी रिपोर्ट करती रही। जो दूसरे चैनल्स यहाँ पे एक्टिव हैं, अल जजीरा, टीआरटी, रशिया टुडे, सीजीटीएन, जितने भी फॉरेन मीडिया चैनल्स भी एक्टिव हैं, उन्होंने भी रिपोर्ट किया कि अब प्रोटेस्ट नहीं हो रहे। तो प्रोटेस्ट बिल्कुल खत्म हो गए हैं, एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल एक्सेप्ट फॉर द ग्लोबल इंटरनेट ब्लैकआउट, जिसमें ईरानी इंटरनेट चल रहा है। ईरान का अपना इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट है, आप कॉल्स भी कर सकते हैं डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू एज कंफर्म्ड बाय मुदस्सिर टीपू साहब हु इज द एम्बेसडर हियर। और साथ ही साथ आसमा शिराजी साहब की भी अगर आप कोट सुने, उनकी बात सुने, वो यहाँ पे मौजूद थी पहले आप प्रोटेस्ट हुए थे। जी सो जी थिंग्स जॉन, आर बीइंग एग्जैजरेटेड। जी मैं जी आऊँगा वेस्टर्न मीडिया की हिपोक्रेसी पे। और ये हिपोक्रेसी तो वैसे जो हमारी गज़ा की जेनोसाइड थी उसमें बहुत क्लियर हुई, लेकिन मैं वेस्टर्न मीडिया फॉलो कर रहा था और यू कुड क्लियरली सी कि किस तरह एक वेरीफाइड न्यूज़ जिसमें 12,000 लोगों को की हलाकतों की बात की, उसको बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स रिपोर्ट कर रहे थे। इवन रज़ा पहलवी का आपने जिक्र किया, उन्होंने भी इसको रिपोर्ट किया था। तो इस पे थोड़ा सा कमेंट करें, जो वेस्टर्न मीडिया की हिपोक्रेसी थी।
डॉक्टर काशिफ, अनफॉर्चुनेटली ये 1953 में जब फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ईरान में आए थे, डॉक्टर मुसद्दिक, उनको भी रिमूव करने के लिए यही सेम प्रोपागेंडा टैक्टिक्स, डिसइंफॉर्मेशन, मिस मिसडायरेक्शन, ये सारी चीजें यूज की गई थी। बीबीसी ने इसको कबूल किया कि उनका जो न्यूयॉर्क टाइम्स में इसका आर्टिकल है कि वो किस तरीके से सिग्नल्स भेज रहे थे यहाँ पे लोकल एजेंट्स को, किस तरीके से बीबीसी ने मैसिव प्रोपागेंडा किया है। इस पे गार्डियन में भी आर्टिकल है, रिचर्ड बॉयल ने भी इसके ऊपर लिखा है। सो वेस्टर्न मीडिया की ये आदत हमेशा से रही है कि वो जहां पे उनका अपना मुल्क की बात होती है तो वो उस पर न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनके फॉरेन इंटरेस्ट पे बात आती है तो वो बिल्कुल अपनी पॉलिसी, उनकी एडिटोरियल पॉलिसी जो है वो बिल्कुल चेंज होती है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स। एंड वी सॉ दिस हैपनिंग इन गाजा एज वेल। फलस्तीन के इशू को आपने बिल्कुल सही बताया, किस तरीके से वहां पे बर्बरियत और जुल्म नाफिज हुआ हुआ है, लेकिन कोई जेनोसाइड कहने के लिए तैयार नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज उसके ऊपर खामोश बैठी हुई हैं। और यहाँ पे जब ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हुए, उसको ना सिर्फ राइट्स में तब्दील किया गया, बल्कि साथ ही साथ काउंटर एक्टिव मेजर्स भी लिए गए कि उसको दिखाने के लिए कि 12,000 लोग मारे गए हैं, कोई कह रहा है 2,000, कोई कह रहा है 350। तो दिस रेटरिक इवन इट गोज एज फार एज के आयतुल्लाह खामनाई साहब जो है वो रशिया जा रहे हैं, अराची साहब ने अपनी पूरी फैमिली को लबनान मूव कर दिया है। ऑल ऑफ दीज टैक्टिक्स वर देयर एज अ साइकोलॉजिकल ऑपरेशन फ्रॉम द वेस्ट, बीइंग कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव देयर ओन इंटरेस्ट एंड हु नोज हु इज रनिंग एंड हु ओन्स। सबको पता है, सबको मालूम है कि कौन ओन करता है इन मीडिया चैनल्स को। जायनिस्ट प्रोपागेंडा किस तरीके से इन प्राइवेट ओनर्स के थ्रू फैलाया जाता है। सो एवरीवन इज अवेयर ऑफ दैट एंड अल्हम्दुलिल्लाह ईरानी कौम भी इस चीज के साथ वाकिफ है। जी जी, और स्पेशली हमने देखा कि जब भी ये ईरान का इशू जब हुआ तो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की बातें करते हुए ईरानियन एम्बेसडर को बुलाया जा रहा है डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में प्रोटेस्ट करने के लिए। और हैरानी की बात यह है कि अगर इन्हीं कंट्रीज से ये पूछा जाए कि जब जेनोसाइड चल रहा था गज़ा में, आपने कितनी दफ़ा इसराइल के एम्बेसडर को बुला के उनसे पूछा, हालांकि ये कंट्रीज़ जो हैं उसको सपोर्ट करते नहीं हैं। अब मैं ब्रिगेडियर मसूद साहब की तरफ आऊँगा। ब्रिगेडियर मसूद साहब, एक पूरी की पूरी डिफेंस स्ट्रैटेजी नज़र आ रही थी कि ऑन ग्राउंड जो हैं वो कुछ एजेंसीज़ जो हैं वो अनरेस्ट क्रिएट कर रही थी। और अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये CIA की प्ले बुक का सेम टैक्टिक्स थे जो खेले जा रहे थे। और उसके बाद ट्रंप उसके पीछे कह रहा था जी कि हाँ मदद आ रही है ईरान में। तो आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि जब भी इस तरह की कोई चीज़ कंसीव की जाती है, उसकी प्लानिंग की जाती है, उसकी इम्प्लीकेशंस भी देखी जाती हैं, प्रोज एंड कॉन्स भी देखे जाते हैं और एक्सटेंसिव प्लानिंग होती है। और फिर आप देखें CIA का जो हमने पास्ट में देखा है और या मोसाद का देखा है, और इसी तरीके से और ईरान में तो मैक्सिमम इनकी इंग्रेस या इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है। और पास्ट में जिस तरह हमने वाकयात ईरान के अंदर देखे हैं, जिस तरीके से मोसाद, जो आप देखें टॉप लीडरशिप के असैसिनेशन हुई है, साइंटिस्ट के असैसिनेशन हुई है, इस्माइल हानिया की असैसिनेशन हुई है, तो उससे आपको पता चलता है कितना उनका इन्फिल्ट्रेशन, कितने वहाँ अंदर तक डीप वहाँ पे उनकी प्रेजेंस वहाँ पे है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने ये कंसीव किया था, अल्टीमेटली देखें कि एक आप समझ लें ऑर्गेनिक एक शुरू में हो सकता है वो मूवमेंट चली थी बाजार से, लेकिन इसको फाइनली इट वाज टेकन ओवर और इसको करके इसको फ्यूल किया गया और इसको एक्सपेंड करने की कोशिश की और अकॉर्डिंगली हुए भी। लेकिन जो इनकी ख्वाहिश थी या कोशिश थी, दैट वाज द रजीम चेंज। और रजीम चेंज वो चाह रहे थे कि पब्लिक जिस तरीके से, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि मदद आ रही है कि बस आप जाएं और इसको टेक ओवर कर लें, वो उसमें वो फेल हो गए। क्योंकि जो फिर काउंटर जो पब्लिक आई है सपोर्ट, जो रहबर के सपोर्ट में लोग आए हैं या गवर्नमेंट के सपोर्ट में लोग आए जो देवर इन मिलियंस, सो एक वो मैसेज कन्वे हुआ कि ये आप ईरान के अंदर जो है रजीम आप चेंज नहीं कर सकते हैं। सो दैट वाज ए सेटबैक, एक जिसकी वजह से आपने देखा है कि वो एकदम वो रिकॉइल कर गए। फिर एट द सेम टाइम फिर ईरान ने भी इंडिकेशन दी कि अगर इस तरह के हालात वाकयात होंगे तो उन्होंने कहा हमारे बैलिस्टिक मिसाइल भी तैयार हैं, जो सुपरसोनिक मिसाइल्स भी तैयार हैं। न सिर्फ हम इसराइल को हिट करेंगे बट हम जो अमेरिकन इंटरेस्ट है इन द मिडिल ईस्ट वहां पे स्ट्राइक कर सकते हैं। और देयर आर 19 जो वहां पे छोटे बड़े बेसिस हैं जो अमेरिकन प्रेजेंस वहां पे है, बड़े दो तो एक अल उदैद है, दूसरा बहरीन में फिफ्थ फ्लीट वहां पे है। तो ये एक मैसेज गया था। फिर दरमियान में आपने देखा कि एक तो जब ये फेल हुआ कि जब रजीम नहीं हो सकती है, सेकंड फिर अरब कंट्रीज के साथ स्पेशली गल्फ कंट्रीज की तरफ से मैसेज गया कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा आप ये न करें। पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार था, पाकिस्तान ने भी
वाशिंगटन को परसुएट किया कि परसू किया कि भाई आपने ये नहीं करना है, इससे यहाँ पे फार रीचिंग इम्प्लीकेशन हो सकती है खिते के अंदर। तो वो फैक्टर था जिसकी वजह से आपने देखा एकदम हमने तब्दीली देखी और प्रेसिडेंट ट्रम्प की जी बातचीत ब्रिगेडियर में। साहब, आपने बड़ा लेकिन अच्छा इससे पॉइंट रेस किया कि गल्फ़ कंट्रीज़ ने भी लॉबी किया कि ईरान पे अटैक ना हो। मैं इमरान अली साहब के पास आऊँगा, आपने गल्फ़ में एज एन एम्बेसडर सर्व किया है। इमरान अली साहब, आपके ख्याल से क्या ऐसी कोई न्यूज़ थी कि जी गल्फ़ कंट्रीज़ को ये ख़तरा लग गया कि अगर ईरान के सुपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो गल्फ़ में, यूएई में या बाकी जगह हिट हुए तो इनकी तो इकॉनमी जो है वो टूरिज़्म और रियल स्टेट पे चलती है, तो ये तो पूरे रीजन को इनगल्फ कर सकता था। जी बिल्कुल। और आपकी बात सही है कि इसके वो जो काइनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस थे कि अगर मिसाइल्स वगैरह हिट करती यूएई में बाकी जगह, उसका एक बहुत डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है। ऑयल की प्राइसेस का कंसर्न था। और सबसे ज़्यादा अब गल्फ़ कंट्रीज़ वो प्लेबुक चाहती नहीं है। वो ये प्लेबुक नहीं चाहती कि जी जब आपका दिल करे आप किसी कंट्री को अटैक कर दें, कतर के इंसिडेंट के बाद। और अभी जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने बताया, जॉन ने भी बहुत अच्छा बताया, वो जो प्रोटेस्ट की नेचर का, पाकिस्तान ने, इट इज़ नाउ बिकमिंग वेरी क्लियर कि ड्यूरिंग इंटरेक्शन पहले भी जब ईरान पाकिस्तान जब मिल रहा था, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप प्रेसिडेंट ट्रंप से, वो बिल्कुल आसपास था जब ईरान पे अटैक किया था, एरियल अटैक किया था। उस वक्त भी ये शायद कन्वे किया गया था कि ये रजीम चेंज और मास प्रोटेस्ट जो है ना, इसके बहुत डिस्टेबलाइजिंग इफ़ेक्ट्स होंगे पूरे रीजन पे, एंड दैट वुड इंक्लूड पाकिस्तान। तो इस दफ़ा भी मेरा ख्याल है किया गया। बट ये जो अभी एपिसोड है ना काशिफ, इसने भी प्ले आउट होना है। मेरा अपना ख्याल ये है कि दिस माइट नॉट बी द एंड ऑफ इट। ये जो वर्ल्ड पावर्स स्पेशली द यूएस एंड इज़राइल, दे, मेरी प्रेडिक्शन ये है कि इफ़ इट सूट्स देम दे विल ट्राई असैसिनेशंस। और ये प्रोटेस्ट सब दोबारा उसी तरह सिर्फ जाग सकती हैं इफ़ गॉड फॉरबिड देयर इज़ अ हाई लेवल असैसिनेशन। और जिस तरह भी ब्रिगेडियर साहब ने जी बताया, इमरान साहब, वो हाई लेवल असैसिनेशंस तो पहले भी हुई थी और आपने देखा कि जब ईरान जो था वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बात करने को तैयार हुआ, द नेक्स्ट डे यूएस और इजराइल ने अटैक किया। मैं आऊँगा जॉन की तरफ। जॉन, ये जो रज़ा पहलवी साहब हैं, ये अचानक पिक्चर पे आ जाते हैं और वेस्ट के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस उनके इंटरव्यूज़ करते हैं, बाकायदा पूरा एक प्रोपेगेंडा डिज़ाइन होता है। रज़ा पहलवी की कितनी को सपोर्ट है ऑन ग्राउंड ईरान में? कासिफ साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसको मैं आंसर कर दूं कि बिल्कुल भी सपोर्ट यहाँ पे रजा पहलवी की नहीं है। देखें, एक डिक्टेटर का बेटा जिसने इतने सारे मासूम लोगों को मारा है, ईरान का तेल जो है वो मुफ्त में वेस्ट को बेचा है, एक दिन में $1 बिलियन की पार्टी उसने थ्रो की है। ये फैक्ट चेक कर सकते हैं आप सारी चीजें, वॉट एवर आई एम सेइंग। उसके लिए सेंटिमेंट्स अवाम के बहुत खतरनाक हैं। देखें, यहाँ पे रेवोल्यूशन आई क्यों इन द फर्स्ट प्लेस, ये हमें समझना जरूरी है। और उसके पीछे रजा शाह का वालिद है, मोहम्मद रजा के चैनल्स मानो तो ईरान इंटरनेशनल, जिनका ईरान से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग मिलती है। उनका प्रोपागेंडा यहाँ पे बहुत ज्यादा चलता है, डिशेस लगी हुई हैं लोगों के घर पे। तो हो सकता है कि सेंटिमेंट 2 से 5% के बीच में हो सकता है। ये भी मैं आपको बड़ा लिबरल फिगर दे रहा हूँ इस चीज में। लेकिन बात सारी ये है कि ये जो रजा शाह साहब है, अगर आप नोटिस करें इनके जो सोशल मीडिया के व्यूज हैं, ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट होने के बावजूद उनके सोशल मीडिया के व्यूज नहीं हिल रहे। मतलब वो मिलियंस में ही चल रहे हैं और मिलियंस में ही आते ऊपर बढ़ते जाते। सो वी ऑल नो हु इज वाचिंग हिम। और इसमें ज्यादातर किरदार ईरानी डायस्पोरा का है, जो ईरानी इनकलाब के दौरान भाग गई थी यहाँ से, जिनके आबाओ अजदाद जो है वो यहाँ शाह के साथ एलाइड थे। तो आई थिंक दैट द परसेप्शन इज रॉन्ग इन द वेस्ट। और आई थिंक ट्रम्प साहब को भी अब रियलाइज हो गया है कि ये रजा शाह की जो बातें नेतन्याहू बताता है इनको, ये सारी बातें गलत हैं, इनमें कोई जोश या जोर नहीं है, जिसकी वजह से आई थिंक उसने अपने आप को किरारा कशी कर ली रजा शाह पहलवी से। जी जी। इंटरेस्टिंगली वही जो आपने इंटरनेट की बात की उसको मैं एक्सटेंड करूंगा। आप ये देखें कि एलॉन मस्क को इजाज़त तो नहीं थी कि स्टारलिंक
का कनेक्शन जो है वो ईरान में अलाउ करे, लेकिन एलॉन मस्क भी ऑन बोर्ड था, मीडिया भी ऑन बोर्ड था, वेस्टर्न पावर्स भी ऑन बोर्ड थी। तो एक पूरी की पूरी प्रोपेगेंडा कैंपेन बना के एक परसेप्शन डेवलप की गई पूरी दुनिया में कि एज एफ ईरान इज़ फॉलिंग। लेकिन खैर ये तो सर फ्लैग ईरानी चेंज कर दिया। जी ईरान की गवर्नमेंट और उनकी गयूर कौम को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, डिस्पाइट के 40 साल से जिस किस्म की सैंक्शंस यूएस लगा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो लोग सैंक्शंस लगा के जिनकी वजह से महंगाई हो रही है और जिनकी वजह से करेंसी डूब रही है, वो कह रहे हैं हम आपके सेवियर्स हैं। और आई थिंक ईरानियंस जो हैं वो इसको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि ये जो इनकी पुरानी प्ले बुक है ये काम नहीं करेगी। हमने इराक, अफ़गानिस्तान और बाकी मुल्कों में देखा जो इन्होंने किया। इंटरनेट पे ज़रा जॉन ज़रा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कुछ खबरें थी कि स्टारलिंक को बड़े तरीके से जैम किया गया ईरान के अंदर, और शायद चाइना और रशिया की भी कुछ सपोर्ट थी। जी बिल्कुल, स्टारलिंक को यहाँ पे जैम किया गया। स्टारलिंक अभी तक जैम्ड ही है, और अगर कोई स्पार्सली उसको करेक्ट करने की कोशिश भी करता है तो स्टारलिंक की जो मॉडेम डिवाइसेस होती हैं, दे लाइट अप लाइक अ क्रिसमस ट्री, और उसके जो सिग्नल्स हैं उसको ट्रेस करते हुए ईरानी इंटेलिजेंस के लोग आते हैं और स्टारलिंक की डिवाइस को जो यूज कर रहा होता है उसको बेसिकली अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो रशिया या चाइना ने उनको टेक्नोलॉजी दी है या नहीं दी, बहरहाल ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है। इट इज वर्किंग वेरी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जो इंटरनेट ब्लैकआउट है उसके दौरान भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को और जर्नलिस्ट को इंटरनेट का एक्सेस दिया हुआ है। मैं भी आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ, रशिया टुडे, टीआरटी, अल जजीरा, ये सारे चैनल्स के पास इंटरनेट एक्सेस है। तो वेस्टर्न मीडिया यहाँ पे साथ साथ नैरेटिव ये भी देता है कि यहाँ पे तो कोई नहीं है बात करने वाला। तो आई मीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि यहाँ मोसाद का जो नेटवर्क है जो बचा कुचा था 12 दिन की जंग के बाद, उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए या उसको डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए ब्लैकआउट करना जरूरी था कि आगे कम्युनिकेशन ना हो। और देखा आपने कि कैसे जैसे ही इंटरनेट कम्युनिकेशन कट ऑफ हुआ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, किस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट बिल्कुल खत्म हो गए, राइट्स बिल्कुल खत्म हो गए, वायलेंस किस तरीके से खत्म हो गई। जी मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ आऊँगा। ब्रिगेडियर साहब, एक तो वो जंग थी जो हमें नज़र आ रहा था, स्ट्रीट्स पे लड़ी जा रही थी और वेस्ट जो है वो अटैक करने की बात कर रहा था। लेकिन एक वो जंग थी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ लड़ रही थी, और दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जिसमें CIA है, मोसाद है, उन्होंने अपना पूरा ज़ोर लगाया। और दूसरी तरफ थी ईरानियन इंटेलिजेंस। तो आपके ख्याल से फिर विनर कौन है? देखें कि जो वाकयात हुए हैं कि हम ये कह सकते हैं, इवन जो 12 दिन की जंग हुई जून में हुई तो उसमें भी ईरान प्रिवेल कर गया था। और जिस तरीके से अटैक्स हुए हैं इसराइल के ऊपर, और अभी भी ये खदशा था, चले कि हम ये कह सकते हैं कि अभी भी इसराइल को ये तो खदशा था, अगर ईरान और बैलिस्टिक और सुपरसोनिक पे चला जाता है आधा इसराइल तो वैसे गायब हो जाना था। तो दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर। सो बाकी जो देखें कि जिस तरीके से जो वहां पे वायलेंस हुआ, और इसके बाद जो किलिंग्स हुई हैं, उसके बाद फिर जो ईरानी इंटेलिजेंस फाइनली प्रिवेंट करके बहुत सारे जो फॉरेनर्स हैं, अभी जो आजकल मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कुछ लोग पकड़ गए हैं जो अभी प्रॉब्ली ईरानियन गवर्नमेंट उनको प्रिवेंट करने वाले भी हैं, कि फॉरेनर्स भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो हॉस्टाइल एजेंसीज की बिहस्त पे काम कर रहे थे। सो वो पकड़े गए हैं। सो तो क्रेडिट ईरानियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को देना चाहिए। लेकिन ये है कि हमें इस चीज को देखना चाहिए कि यहाँ पे टेम्परेरी हम हो सकता है देयर इज अ पॉज या डिसेप्शन भी हो सकती है। और दी जो CIA है या मोसाद वाले हैं वो कोशिश करेंगे, दे विल गो फॉर टारगेटेड असैसिनेशन। वो करते रहेंगे जिस तरह इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है। लेकिन लास्ट ईयर हमने ये देखा था कि जैसे ही ये असैसिनेशन हुई विद इन 24 आवर्स उन्होंने लीडरशिप को रिप्लेस कर दिया था। सो एक पॉजिटिव वो पॉइंट है। सो दैट इज वन थिंग। इकोनॉमिक सैंक्शंस देखे आपने, कल उन्होंने लगा दी हैं, तो ये करते जाएंगे। वो कोशिश करेंगे, वो प्रेशर पर बिल्ड करें, साइबर अटैक्स होंगे। और हो सकता है डिप्लोमेटिक यूरोपियन कंट्रीज को कहें कि वो आप अपने मिशंस को यहाँ पे खत्म कर दें, और जो ट्रेड की बातचीत हो रही है वो खत्म कर दें, जिस तरह इंडिया का उसको प्रेशर पड़ा और चाबार से वो भाग गया। तो वो प्रेशर बिल्ड करेंगे ईरान के ऊपर। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इनको शिकस्त हुई है, जो वो मकासद हासिल करना चाहते थे वो नहीं कर सके हैं। लेकिन इससे वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इसराइल को मानना है कि दो कुव्वतें हैं जो थ्रेट करती हैं उसको, वन इज ईरान, द अदर इज पाकिस्तान। इसराइल की कोशिश है कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ ईरान हो, और अमेरिकन तो चाह रहे थे कि वो जो न्यूक्लियर साइट्स पे जाएं, और लेकिन अदरवाइज दे वर असिस्टिंग इसराइल
सो लेकिन ये है कि यकीनन कुछ ना कुछ ये होता रहेगा, तो यकीनन ईरानी इंटेलिजेंस का बड़ा काम फ्यूचर में भी जारी रहेगा। जी जी, मैं इमरान अली साहब के पास आऊँगा। इमरान साहब, ट्रंप ने अनाउंस किया कि मैं 25% ट्रेड टैरिफ्स जो होते हैं वो लगा दूंगा उन मुल्कों पे जो कि ईरान के साथ ट्रेड करेंगे, तो या डील करेंगे या उनकी एक्सपोर्ट्स लेंगे। तो आपके ख्याल से, खैर चाइना के ईरान के तो वैसे ही 4-5 पार्टनर्स हैं, ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, और वो 40 साल से भी ऑपरेट कर रहे हैं। आपके ख्याल से एक तो सिग्निफिकेंट बात हुई है जो ब्रीडी साहब ने भी मेंशन की कि चाबहार पोर्ट जो है उससे यूनिलैटरली इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है उस 25% टैरिफ्स की थ्रेट पे, लेकिन आपके ख्याल से इस पे कोई फ़र्क पड़ेगा ईरान को? पड़ेगा, क्योंकि सैंक्शंस मज़ीद टाइटन हो रही हैं। और देखें, चाबहार का केस भी है, मे बी देयर आर अदर कंट्रीज इन्वॉल्व। मैं आपको ये बात आपको सिर्फ अंडरलाइन कर दूं कि चाबहार से इंडिया जो है वो टैक्टिकली निकला है। उनकी कैलकुलेशन ये है कि इफ़ देयर इज़ अ रिजीम चेंज एंड थिंग्स चेंज, they will want to squeeze Pakistan from Chabahar once again. So it's tactical. वो ये सोच रहे हैं कि अभी यूएस की आयर ना लें। मेरा ख्याल है ईरान पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। ईरान पे ऑलरेडी इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है। ईरान इज़ सफरिंग बिकॉज ऑफ सैंक्शंस एंड ऑल्सो माइट आई से बिकॉज ऑफ उनका जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो उसने लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की हुई, यूटिलिटीज़ की, बाकी चीज़ों की। ये जो पब्लिक वेलफेयर की जो चीज़ें होती हैं ना, ये अगर कॉन्स्टेंटली ख़राब होती जाए तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ हेट्रेड इन द पब्लिक। दूसरा, याद रखें पाकिस्तान की जो 1977 की प्रोटेस्ट थी वो भी ट्रेड से शुरू हुई थी इन द स्मॉल मार्केट्स ऑफ पाकिस्तान, जो बाद में पीएनए की तहरीक बनी थी। ये जो ट्रेड की जो मूवमेंट होती है बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इसको अभी इन्होंने गलती की, जैसे जॉन बता रहे थे, इन्होंने किलिंग स्क्वाड्स भेजना शुरू कर दिए। फिर उसके जवाब में ईरान की गवर्नमेंट को ये एक मोटिव मिल गया कि इट ऑल्सो एक्टेड वेरी रूथलेसली in killing some protesters, in eliminating them. So मेरा ख्याल है ये गेम अभी चलती रहेगी। और ईरान हैज़ बिन वेरी वेरी बैडली हिट बाय सैंक्शंस, जो पहले ही हैं और आगे भी हैं। जो वो $9 की सब्सिडी दी है, इट इज़ समथिंग। हम $9 को पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ना लें, लेकिन ईरान की जो पॉपुलेशन है वो डिवाइडेड है। उसमें प्रो गवर्नमेंट लोग भी हैं, उसमें एंटी गवर्नमेंट लोग भी हैं। मेरा ख्याल है रज़ा शाह के बेटे को एग्रीइंग टू एवरीथिंग जॉन सेड, मेरा ख्याल है 10% के करीब ईरानी उसको सपोर्ट करते हैं। इसलिए नहीं कि उसका बाप कैसा था, इसलिए कि उनको याद आता है कि उस वक्त हमारा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था। रज़ा वो सब भूल जाते हैं कि उस वक्त किंगशिप क्यों गई, ये कहीं नहीं आया। और मैं आपको मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं, इवन अ क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन लाइक बीबीसी के जो कैरिकेचर्स हैं ईरान के, वो इतने वन साइडेड हैं, इतने अनफैक्चुअल हैं। मतलब अब वो कहते हैं कि खामेनेई की जो रजीम है और जो ये इस्लामिक रजीम है, इट हैज़ बिन द वर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ ईरान। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक वो किसी पर्पस के तहत आए थे। देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स दैट दे हैव डन, मे बी दे ओपन टू मैनी फ्रंट्स, बट ईरान इज़ फेसिंग द म्यूज़िक। एंड आई होप कि ईरान की स्टेट इंस्टीट्यूशंस, जिसमें इंटेलिजेंस भी है, जिसमें रिपब्लिकन गार्ड्स, इट विल ऑल डिपेंड ऑन द रिपब्लिकन गार्ड्स। If the Republican guards can protect Khamenei, if they can protect their own leadership, I think Iran's ये experiment, ये इस दफ़ा का अटैक फेल हो जाएगा। However, if there are 1 or 2 targeted assassinations और फिर ये शुरू हो जाए तो फिर शायद मामला ख़राब हो जाए। हमें एक लेना है छोटा सा ब्रेक और हम वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जॉन, थोड़ा सा ज़रा हमें गाइड कीजिएगा, जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे ऊपर जो है वो गार्डियन काउंसिल आती है, फिर उसके बाद हमारे पास प्रेसिडेंट हैं, फिर एनटीसी है, फिर आईआरजीसी है और फिर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है।
तो ये तो पूरे का पूरा उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, और उसके बाद जो पब्लिक सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल है। तो आपके ख्याल से कितना चैलेंजिंग है इसको सामने रखते हुए रिजीम चेंज करना ईरान में? जी, मैं स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ और साथ साथ अपना तजिया भी दे देता हूँ चैलेंज के ऊपर। देखिए, यहाँ पे गार्डियन काउंसिल है जो नॉमिनेशंस देखती है। यहाँ पे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है जो सुप्रीम लीडर को सिलेक्ट करती है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स इज इलेक्टेड डायरेक्टली, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं जिसमें डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं और प्रेसिडेंट को चूज किया जाता है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के पास इख्तियार है कि वो सुप्रीम लीडर को हटा सकते हैं। 8 साल का उनका टर्म होता है। दे आर री इलेक्टेड ऑन दैट बेसिस। उसके साथ साथ जो यहाँ पे पार्टीज हैं, एक तो उसूल पसंद हैं और एक इस्लाह पसंद हैं। मतलब आपका हो गया प्रिंसिपलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट। ईरान के अंदर जो हुकूमत रही है वो ज्यादातर रिफॉर्मिस्ट की रही है। इसके अंदर इंक्लूडिंग खातमी, जिनके साथ शदीद डिसएग्रीमेंट थे विद द सुप्रीम लीडर। इसके अंदर इंक्लूडेड हैं रूहानी, जिनके अगेन शदीद डिसएग्रीमेंट्स है विद द सुप्रीम लीडर, क्योंकि हम लोगों ने देखा JCPO एग्रीमेंट, खामनाई साहब ने बोला कि नहीं जाओ, ये तुम्हें धोखा दे देंगे, लेकिन फिर भी रूहानी ने ही गो अहेड दिया और चला गया उसके अंदर। उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव ब्रांच तो यहाँ हो गए और लेजिस्लेटिव ब्रांच यहीं आ गई। उसके साथ साथ जो आर्मी है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। आर्मी रिपोर्ट जो अर्तिश है वो रिपोर्ट करती है प्रेसिडेंट को, और जो IRGC है वो रिपोर्ट करती है सुप्रीम लीडर को, अलॉन्ग विद द बसीज वॉलंटरी फोर्स। ये जो पूरा इंटरनल डायनामिक्स बनाया हुआ है, जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, दैट इज टू कटेल एनी सॉर्ट ऑफ कू इनसाइड ऑफ ईरान एंड टू इंश्योर दैट डेमोक्रेसी एंड इस्लाम आर बेस्ट। ये कोई प्योर डेमोक्रेसी नहीं है, ना ही ईरान बिलीव करता है प्योर डेमोक्रेसी के अंदर। द सिस्टम इज कॉल्ड विलायत फकी या गार्डियनशिप ऑफ द इस्लामिक जूरिस्ट, जो इमाम खुमैनी की तख्लीक करदा एक चीज थी, उसके ऊपर उन्होंने आर्टिकल भी लिखा है, पब्लिश भी किया हुआ है। सो द सिस्टम आई थिंक इज स्ट्रॉन्ग इनफ कि अगर कोई कोलैप्स की आती भी है, कोई लीडरशिप खत्म भी हो जाती है, तो भी जो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट है और जो आइडियोलॉजी है वो थ्रू द बसीज एंड थ्रू द मैसेज हु आर सपोर्टिंग द रेवोल्यूशन उसको गिरने नहीं देंगे। एंड दिस इज व्हाट वी सॉ ड्यूरिंग द 12 डे वॉर। देखें, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, ईरान में जो आज हो रहा है दैट इज नॉट इवन 10% ऑफ व्हाट हैड हैपेंड आफ्टर द रेवोल्यूशन। 1979 में रेवोल्यूशन आती है और 1980 में जंग होती है। उस जंग के दौरान 8 साल सद्दाम हुसैन केमिकल वेपन्स यूज करते हुए लाखों लोग यहाँ पे मरते हैं। उसके साथ साथ 1981 में हफ्ते तीर बॉम्बिंग्स और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बॉम्बिंग्स में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, कैबिनेट और काफी सारे पार्लियामानी मेंबर मारे जाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे सड़कों पे मुजाहिदीन खल्क के दहशतगर्द जो है वो टारगेट किलिंग्स कर रहे थे ऑफ पीपल लाइक मोतहरी हु वर द लीडर्स, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द रेवोल्यूशन। और शदीद प्रोटेस्ट की शक्ल जो है यहाँ पे इख्तियार हुई थी। और उस वक्त हिजबुल्लाह, हमास, कोई ऐसी सो कॉल्ड प्रॉक्सी एग्जिस्ट नहीं करती थी। जब ईरान उस वक्त सरवाइव कर गया, तो मेरा अपना कहना यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए आगे, टुडे ईरान इज इवन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन। $3 बिलियन की जो है वो क्रूज मिसाइल सेल कर रहा है। पहले लिटरेसी रेट 34% था शाह के दौर में, आज 90% से ज्यादा है। खवातीन यूनिवर्सिटीज में, डिपार्टमेंट्स में ज्यादा है बनिस्बत मर्दों के। तो आई थिंक अभी सोशली और एटलीस्ट पॉलिटिकली इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है कि अगर इकोनॉमिक पुश उस पर आता भी है तो वो ऑन द बेसिस ऑफ द रेवोल्यूशन उसको लोग कटेल कर लेंगे। एंड द मेजर्स बाय द वेस्ट आर ओनली फ्यूलिंग द यूनिटी सेंटिमेंट्स इन द पीपल। जी, थोड़ा सा बताइएगा कि क्या आपने इकोनॉमिक सपोर्ट की बात की, क्या स्टेट के पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो इस किस्म के मतलब, क्योंकि महंगाई और जो डेप्रिसिएशन है ये तो एक कंसिस्टेंट प्रॉब्लम बनी हुई है, और उसकी बड़ी वजह सैंक्शंस है कि ईरान जो है ना तो पूरे मुल्क दुनिया के मुल्कों को ऑयल बेच सकता है, ना बाकी चीज़ें बेच सकता है। लिमिटेड से उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं जिनके साथ मिल के वो अपना ट्रेड का मामला चला रहा है। तो क्या है स्टेट के पास इसको डील करने का तरीका? डॉक्टर काशिफ, आप इकोनॉमिस्ट है माशाल्लाह, यू आर एन एक्सपर्ट ऑन दिस मैटर, सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। देखें, क्रिपलिंग सैंक्शंस जो इतने सालों से चलती हुई आ रही हैं, उसमें एक सिचुएशन ये आ गई है कि ईरान हैज टू यूज बैक चैनल्स टू सेल व्हाटएवर इट वांट्स टू सेल इन द इंटरनेशनल मार्केट। उसकी वजह से कुछ पावर ब्रोकर्स बैठे हुए दुबई के अंदर और हांगकांग के अंदर। अच्छा, ये पावर ब्रोकर्स क्या करते हैं? ये ईरान के लिए ट्रेड डील्स करते हैं, पैसा लेते हैं और साल में एक दफा ये पैसा वापस आता है ईरान के अंदर। आई डोंट थिंक कैपेबिलिटी है ईरान के अंदर कि वो अपनी इकोनॉमी को अच्छी तरीके से चला सके। बहरहाल सरवाइव कर लेगा, क्योंकि देखिए जब पैसा अगर वो प्रिंट करेंगे, रियाल प्रिंट करेंगे, तो इन्फ्लेशन आएगी और अप्रिसिएशन होगी डॉलर के अंदर। और अगर वो कोई और मेजर यूज करते हैं तो वो क्या ही कर सकते हैं टू कंट्रोल द डॉलर, जबकि वो सैंक्शंस पे हैं और इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से लिंक में नहीं है। सो आई डोंट थिंक
करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट आई डोंट थिंक ये लॉन्ग टर्म में विद सैंक्शंस इकोनॉमी को अच्छा रख सकेंगे। बहरहाल यहाँ पे जो तासुर दिया जाता है इकोनॉमी का वो भी थोड़ा सा गलत है। साबिक सफीर साहब भी आई थिंक अग्री करेंगे। मैं फरमानी में रहता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो हैं वो वैंकूवर में भी रहा हूँ, तो यहाँ पे और वैंकूवर में प्रॉपर्टी की प्राइसेस आई डोंट नो व्हाई बट बराबर हैं, और लोग माशाल्लाह बड़े बड़े पेंट हाउसेज में माजराटी और फरारी लेके भी घूम रहे होते हैं। तो होमलेसनेस यहाँ पे नजर नहीं आती। यहाँ पे जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो बहुत सस्ती हैं। पेट्रोल यहाँ पे दुनिया का सबसे सस्ता तरीन पेट्रोल है, 5 रुपए 3 रुपए लीटर का पेट्रोल है यहाँ पे। तो कुछ चीजें हैं जो ईरान की अपनी जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड है वो सस्ती बिकती हैं, लेकिन जो इंपोर्टेड चीजें होती हैं ऑब्वियसली उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती, और हो सकता है कि ईरान को इसके अंदर या तो बंद करना पड़े अपने आप को और कंप्लीटली, जैसे चाइना ने मॉडल फॉलो किया था, कंप्लीटली उस तरीके से अपनी इकोनॉमी ऐसी बनाए कि बाद में जाके सबको झुकना पड़े, या फिर सैंक्शंस खत्म करनी पड़ेंगी। जी आप सही कह रहे हैं जॉन। अभी तो जो ओवरऑल दुनिया का चेस बोर्ड है उस पर मूवमेंट्स थोड़ी सी नज़र आ रही हैं कि वो यूएस के अगेंस्ट जा रही हैं इकनॉमिकली। जिस तरह चाइना का एक क्रॉस बॉर्डर इंटर पेमेंट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया है, बहुत से मुल्क उसके साथ काम भी कर रहे हैं। बल्कि इस पे इमरान अली साहब से कमेंट लेते हैं। इमरान अली साहब, आपके ख्याल से ये जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम आ रहा है चाइना का, क्या आपके ख्याल से चाइना हेल्प कर सकेगा ईरान को बाईपास करने के लिए और कुछ इकनॉमिकली उनको सपोर्ट करने के लिए? मेरा ख्याल है काशिफ कि नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये अभी चीज़ इट इज़ स्टार्टिंग एंड आई डोंट थिंक कि ये अभी इतनी इफ़ेक्टिव होगी कि ये ईरान को सपोर्ट। ईरान को ख़ुद अपना इंटरनल कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा अपने आप को चलाने के लिए। और अभी जिस तरह जॉन ने कहा, यार ये सैंक्शंस बहुत ऑल इनकम्पसिंग सैंक्शंस हैं, ये किसी भी मुल्क को इरोड कर सकती हैं। ये तो ईरानियन स्टेट की वेल डिस्क्राइब्ड का स्ट्रक्चर है जो अभी तक सह गया है। इट्स बिन अ लॉन्ग हॉल 4 डेकेड्स से वन प्रॉब्लम और दी अदर। एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा, इन हाइंडसाइट 2020 होती है। ईरान को शायद अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पहले सिक्योर करना चाहिए था, बना लेना चाहिए था, और उसके बाद उसको हिजबुल्लाह और बाकियों को एक्टिवली सपोर्ट करना चाहिए था। आप अपनी गुड कॉज के लिए, मैं अभी बता दूं, मैं पाकिस्तान में भी लिबरल्स फजूल नामों से पुकारते हैं। मेरा ख्याल है ईरान इज़ मॉरली करेक्ट इन सपोर्टिंग पैलेस्टाइन, एंड दैट्स हाउ अ नेशन शुड बी। लेकिन ईरान को व्हेन द टाइम केम, उसको साइंटिफिकली इट हैड द वेयरविदऑल, उसको अपना न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लेना चाहिए था। अगर ईरान थ्रेशोल्ड उस वक्त अपना क्रॉस कर लेता तो आज उसको लोग छोड़ देते। अब प्रॉब्लम यह है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मेरा ख्याल है कुछ साल, 1-2 साल एटलीस्ट पीछे चला गया अटैक्स के बाद, और अब उनके मिसाइल्स के ऊपर नज़र है। तो अब ईरान इज़ इन अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। अभी तो इस वक्त जब हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट ख़त्म हो गई हैं, एक विक्ट्री है, एक बैटल की विक्ट्री है, लेकिन ईरान को अब अपने पॉलिसी फ्रेमवर्क में, एंड ईरानियंस आर वेरी गुड डिप्लोमेट्स, वेरी एजुकेटेड पीपल, उनकी गवर्नेंस स्ट्रक्चर को कोई रास्ता ऐसा बनाना पड़ेगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों की हेल्प भी कर सकें। एंड आई टेल यू, ईरान की बका इसमें है कि इट क्रॉसेस वन वे और दी अदर द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड। आई डोंट नो हाउ इट विल, लेकिन तभी है। अदरवाइज़ ये इज़राइल, अमेरिका एंड इवन यूरोप दिस टाइम, मैं सबसे ज़्यादा हैरान इस बात पे हुआ हूँ कि जो यूरोपियन स्टेट्स की स्टेटमेंट्स हैं वो भी बहुत डिमीनिंग है ईरान के लिए, और ईरान के और उसके एम्बेसडर्स को बुला के फजूल बातें। भाई एक इंटरनल मैटर है कंट्री का, कितनी किलिंग्स हैं, अगर हम मान भी लें 2500 किलिंग्स हैं, जिसमें से कई किलिंग्स प्रोटेस्टर्स ने जो ईरानियन स्टेट के लोग मारे हैं। तो आई थिंक द वेस्ट पहले ही ब्लैकेंड है गाज़ा के ऊपर, वेस्ट ईरान के ऊपर मज़ीद काला हो गया। जी, और इस पे आप स्पेशली देखें कि वेनेजुएला के इशू पे कौन सा वेस्टर्न कंट्री था जिसने यूएस के एक्शन को क्वेश्चन किया। बिल्कुल, यू राइट। अच्छा, एक और चीज़ इमरान साहब से पूछूंगा, आपके ख्याल से गल्फ़ में कोई दोस्त बैठे हैं ईरान के जो कि
उसको सरवाइव करने में हेल्प कर सकते हैं, या डिप्लोमेसी में, या बाकी चीज़ों में? या सिर्फ ये है कि जब कोई बिल्कुल एक बहुत मुश्किल सिनेरियो आ जाता है और उनको याद आता है कि अब हमारा हाउस जो है वो ऑन फायर ना चला जाए, तो देन दे रिएक्ट? नहीं, ऐसी कोई गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल जो है टोटली सऊदी अरेबिया की सुलह, मैं सॉरी अन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, जो टेंशन्स कम की थी चाइना की मदद से और ओमान की मदद से, और पाकिस्तान भी था, वो कम हुई थी। वो ईरान की अब इतनी एनमिटी नहीं रही गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ, लेकिन ऐसा जो ईरान के सामने खड़ा हो जाए या उसको सपोर्ट करे। कतर का इफ़ी सा एटीट्यूड था, पहले ख़िलाफ़ थे, फिर उसके बाद थोड़ी सपोर्ट की है। आई थिंक बहरीन के बारे में आप सोच सकते हैं, हालांकि अगेन द सेक्टेरियन एलिमेंट गोज़ द ऑपोजिट वे, तो बहुत सपोर्ट नहीं है। लेकिन पहले जो एनमिटी थी ना ईरान के ख़िलाफ़, वो बहुत कम हो गई, बहुत रिड्यूस हो गई। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि रशिया इज़ इन अ मेस इन यूक्रेन एंड चाइना डज़ नॉट interfere directly in other nations or put boots on ground or gives active technology or aircraft or other things। तो इसलिए जो allies हैं वर्ल्ड स्टेज पे, वो शायद अमेरिका का मेरा ये नज़रिया है काशिफ, आप हो सकता है डिसएग्री करें, the US is still the sole superpower of the world। This is not a multipolar world, it is a unipolar world, it's the American world still, और ईरान इज़ बेयरिंग द ब्लंट ऑफ बीइंग अगेंस्ट द US एंड अगेंस्ट ये जो सहूनी रियासत है, मैं उस लानती रियासत का नाम भी नहीं लेना चाहता, इसराइल का। तो ईरान इज़ बेयरिंग द ब्लंट एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग पाकिस्तान जितना कर सके ईरान की इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए करना चाहिए। यहाँ एक मूवमेंट उठी है, यहाँ के कुछ लिबरल्स ने फेसबुक पोस्ट पे लगाना शुरू कर दिया कि खामेनेई रात को रूस में होगा। यहाँ के हमारे लोग, आप अंदाज़ा लगाएं, हमारे लोगों को भी इतनी समझ नहीं है, मैं नाम भी ले सकता हूँ लेकिन फिर शायद आपकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो। यार आप खुदा का खौफ करें। फिर एक लॉबी पाकिस्तान में उठी है कि जी अगर रिजीम चेंज हो जाए तो हम ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन कंप्लीट कर लेंगे। और भाई अगर रिजीम चेंज होगी तो मैं क्या पता कि वो रिजीम आपके ख़िलाफ़ यूज़ हो। जी 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 जी। अच्छा इमरान अली साहब, वो जो आप बात कर रहे थे US की, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपसे थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस में पढ़ा भी, और वैसे भी हिस्ट्री में बड़ा क्लियर है कि जब वर्ल्ड पावर्स जो हैं वो इम्प्लोड होना शुरू हो जाती हैं, इकोनॉमिकली सर्वाइव करना शुरू करती हैं, मतलब मुश्किल हो जाता है उसके लिए, और पूरी दुनिया में जिस तरह डी-डॉलराइजेशन का मामला चल पड़ा है, तो वो पावर्स फिर दुनिया को ये बताने की कोशिश करती हैं कि वी आर स्टिल द सोल सुपर पावर। आई थिंक अमेरिका आजकल उस मोड में है, बट लेट्स सी ऑफ कोर्स के फ्यूचर में क्या होता है। जी मैं आपके पास आऊँगा जॉन। सो अभी ईरान में क्या फीलिंग है? ईरान में पीस इज़ रिस्टोर्ड, मार्केट्स में गुड्स वगैरह वापस आ गए हैं, बैंक्स ने काम करना शुरू कर दिया है, कितनी नॉर्मलाइजेशन आई है? हाँ बिल्कुल, मेरा भी ये मैं पूछना चाहता था, फील ऑन द स्ट्रीट कैसी है जब बाहर निकलें? तो देखिए, जब बाहर मैं निकलता हूँ तो बिल्कुल नॉर्मल, मतलब यकीन शायद किसी को ना आए, लेकिन ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं। और इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले थर्सडे को जब मैं निकला था तो शदीद ट्रैफिक जैम था, क्योंकि लोग छुट्टी मनाने के लिए शुमाल जा रहे थे, क्योंकि सैटरडे को ऑफ है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके लिए तो जाहिर है लोग छुट्टियां मनाने के लिए निकल रहे थे। और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यहाँ पे कोई मसला हुआ भी है, क्योंकि आप यकीन शायद ना करें, शायद मैं बायस्ड लगूं, लेकिन मुझे पुलिस तक नजर नहीं आई। जो होता है ना, पुलिस की गाड़ियां नजर आए आपको, या कोई चेक पॉइंट नजर आए, कुछ भी नजर नहीं आया तेहरान के अंदर। और जो मैंने अपने लोगों से, कॉलीग से पूछा दूसरे शहरों में, तो उनका भी ये कहना था कि बिल्कुल नॉर्मल है चीजें, कोई सिक्योरिटी की प्रेजेंस तक आपको नजर नहीं आती। ऑब्वियसली देयर माइट बी कीपिंग आइज ऑन एवरीथिंग, बट कुछ भी आवाम के हवाले से कोई भी चीज मुतासिर नहीं हुई। गुड्स आर स्टॉक्ड इन द मार्केट्स, ये एक मिसकंसेप्शन है। कोई कर्फ्यू नहीं लगा हुआ, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है वो एक केओस की पोजीशन हो। बैंक्स चल रहे हैं, स्कूल्स भी ऑन हो गए हैं, तो एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। एंड इनफैक्ट आई थिंक कि अब सिक्योरिटी पोजीशन इंटरनली ज्यादा बेहतर हो गई है, क्योंकि जो नेटवर्क था उसको किसी हद तक डिस्टेबलाइज कर दिया है और ख़त्म कर दिया है। अच्छा ये बताइएगा कि किस हद तक ईरान जो है
वो अब आगे इसको सस्टेन कर लेगा? डॉक्टर काशिफ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, देखिए यहाँ पे सस्टेन करने की जहां तक बात रही है, दीज आर नॉट द फर्स्ट प्रोटेस्ट दैट आर ग्रैंड स्केल। महसा अमीनी के 2022 के प्रोटेस्ट, गैसोलीन प्राइसेस के उससे पहले होने वाले प्रोटेस्ट, ग्रीन मूवमेंट ईरान के अंदर बहुत जोरों शोर से हुई इमदी नजाद और मूसवी के बीच में जो इलेक्शन का प्रॉब्लम था उसमें। तो जब ईरान ने वो सारी चीजें सरवाइव कर ली हैं, तो आई डोंट थिंक कि अभी कोई मसला होने वाला है इन द सेंस के कोई कोट अनकोट रिजीम चेंज होने वाली है, क्योंकि people are united as they can ever be and the government is stronger than it ever was, except for the quote unquote proxy groups जो कहते हैं हिजबुल्लाह और हमास, ये सारे जो ग्रुप्स हैं, एक्सेप्ट फॉर उनकी थोड़ी सी वीकनिंग हुई है। जी जॉन, मैं आप एक और भी प्लीज़ कमेंट चाहूँगा आपसे। कहते हैं जी कि 3 बड़ी सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स हैं ईरान में, कर्दिश है, अज़रबैजान की तरफ है और अरब है। उनकी इतनी पॉलिटिकल सपोर्ट है कि वो रजीम को चैलेंज कर सके? अभी जो प्रोटेस्ट हुए और जो राइट्स में तब्दील हुए, वहां हमें देखना है वायलेंस कहाँ पे हुई। जो वायलेंस हुई वो इन्हीं रीजन्स के अंदर, बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया आपने, कुर्दिस्तान के रीजन के अंदर हुई, और जो इनका जो अरब स्पीकिंग जो आवाजी इनका जो रीजन है वहां पे हुई। और इनके अंदर है बहरहाल कुछ लोग सेंटिमेंट्स हैं उनके अंदर कि हमें एक अलग अपना एक मुल्क बनाना है, जैसे कि हर मुल्क के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं, तो यहाँ पे भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन दे डोंट हैव इनफ सपोर्ट फ्रॉम द पीपल लिविंग इन दोज एरियाज कि वो इफेक्टिवली इतना गार्नर कर सकें अपने आप को कि वो अलग कर दें। ऐसा अगर करना होता तो पास्ट में भी हो जाता, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये चीज हो सकती है अभी भी, क्योंकि एज आई सेड ईरान इज आई थिंक मोर स्ट्रॉन्ग नाउ इंटरनली देन इट वाज प्रीवियसली। अच्छा, ये बताइएगा कोई ऑफिशियल फिगर गवर्नमेंट ऑफ ईरान ने दी है कि कितने लोगों की जानें जो हैं वो गई हैं? कोई फिगर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। ऑफिशियली रिपोर्ट्स आई हैं 109 पुलिस वाले जो हैं वो उनको मारा गया है यहाँ पे, डिफरेंट एरियाज में पुलिस वालों की जो रिपोर्ट हुई हैं डेथ्स, वो रिपोर्ट हुई हैं। कोई स्पेसिफिक सम अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कलेक्टिवली नहीं आया कि कितने लोग टोटल मारे गए हैं। पुलिस वालों का हमें इसलिए पता है क्योंकि जाहिर सी बात है देवर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एंड उनकी जो नमाज जनाजा है वो ऑफिशियली कंडक्ट करवाई गई। बाकी चीजों के अंदर डेटा कलेक्शन ऑब्वियसली गवर्नमेंट कर रही है ताकि वो फैक्ट्स को आगे प्रेजेंट कर सके। सो देयर इज नो स्पेसिफिक नंबर दैट द गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड फॉर दिस। अच्छा, मैं इमरान अली साहब को चाहूँगा। इमरान अली साहब, कल चाबहार पोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा एक इंडिया ने विड्रॉ कर लिया वहाँ से, $120 मिलियन जो है उन्होंने स्पेंड किए थे उधर, और इंडिया में कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा मोदी गवर्नमेंट को बुरा भला कह रही है इस पे कि क्योंकि इंडिया के पास सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और अफ़गानिस्तान का एक रूट था जो कि वो चाबहार पोर्ट के थ्रू लेके जा सकते थे। तो ये कितना सिग्निफिकेंट होगा आपके ख्याल से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस ईरान? मेरा ख्याल काफ़ी सिग्निफिकेंट है उनका जो विड्रॉल है। ऑल्दो मैंने जिस तरह आपसे अर्ज़ की कि मुझे लगता है वो टैक्टिकल है, वो अमेरिका को दिखाने के लिए गए हैं, वहाँ स्ट्रक्चर्स उनके पड़े होंगे, लेकिन बड़ा सिग्निफिकेंट इसलिए है कि चाबहार को उन्होंने ना अपना एक मेडल बना के इंडियंस ने लगाया हुआ था, और अफ़गान TTP ने भी और अफ़गान गवर्नमेंट ने भी कि जी हम पाकिस्तान से इस रूट से ट्रेड नहीं करेंगे, रास्ते बंद होने दो, हमारे पास ऑल्टरनेट रूट्स हैं। ईरान को भी सोचना चाहिए अभी, ईरान हैज़ अ चॉइस टू मेक। डज ईरान हैव वांट गुड रिलेशंस विद पाकिस्तान, और वो आजकल पाकिस्तान को बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। ईरान हैज़ अ चॉइस टू मेक ऑल्सो कि इट शुड हैव स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद पाकिस्तान, जबकि आपको पता है काशिफ कि देयर आर सेकंड स्टेज पे डिस्कशंस चल रही हैं। फर्स्ट का मतलब ये इंट्रोडक्टरी, बट नाउ रियली चल रही हैं फॉर एन अलायंस बिटवीन पाकिस्तान, टर्की एंड सऊदी अरेबिया। So if this trilateral alliance takes place, Iran must have good relations with these countries. और फिर ईरान को ये देखना चाहिए कि वो जो पहले दोनों तीनों तरफ खेलता था ईरान, इससे पहले भी, ईरान should stop that policy. It has great relations with Pakistan, but I think Chabahar should not be used as an anti-Pakistan route. बहुत मैंने इसके जवाब में शायद ये बात कही जाए कि जी ये पहले भी कहा गया है कि चाबहार जो है वो पाकिस्तान के गवादर को चैलेंज नहीं करता। भाई बात यह है, गवादर में इस वक्त लेस डेवलपमेंट इसलिए है कि पाकिस्तान हैज़ नॉट बीन सीरियस अबाउट एक्सपेंडिंग गवादर, वो एक अलग बात है।
लेकिन चाबहार को एक ऑल्टरनेट रूट के तौर पे टीटीपी, टीटीए, इंडिया ये कोट करते थे और बैज ऑफ ऑनर था। अभी तक जो स्टोरी जिससे दुनिया में इस तरह फैला है काशिफ, वो है इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया की के ऊपर एक स्टोरी आई है। स्ट्रेंजली आप देखें, रात तक रिपब्लिक टीवी खामोश है। उनके बाकी मेन, जिसको आप कोट एंड कोट, मैं नहीं वो वर्ड यूज़ करना चाहता, गोदी मीडिया टाइप कहते हैं, वो बिल्कुल इस पे खामोश है। आज से कुछ लहरें उठेगी उसके ऊपर। तो इससे पता ये चलता है डॉक्टर साहब कि इट इज़ वेरी सीरियस फॉर इंडिया। जी, थैंक यू इमरान अली साहब, थैंक यू जॉन फॉर ज्वाइनिंग। नाज़रीन, ईरान ने एक दफ़ा फिर बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो गुजार लिया और वेस्टर्न हिपोक्रेसी है हमेशा की तरह खुल के सामने आ गई। आने वाले दिनों में ये ख़तरा अभी टला नहीं है और हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।